गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज तिवारी आज आप लोगों को क्लास 10th पॉलिटिक्स चैप्टर सेकेंड पार्ट 4th के बारे में, जो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, उसमें मैं आप लोगों को आज सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैं जो है बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत एक जो है फेडरल कंट्री है और फेडरल कंट्री होने के कारण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो है डिवाइड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट उसका नहीं करता। कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होता और न ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जो है वो आंसरेबल होता है। वो फ्री होकर के उसके पास जो पावर होता है उस पर वर्क करता है। लेकिन क्या है 1950 के बाद भारत में जो है सेंट्रल में और स्टेट में, दोनों में, सेंट्रल में भी स्टेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पार्टी का जो है एक तरीके से गवर्नमेंट होने के कारण स्टेट में भी और सेंट्रल में भी एक ही पार्टी का गवर्नमेंट होने के कारण जो है स्टेट गवर्नमेंट जो था वो एक तरीके से सबऑर्डिनेट की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट की तरह ही काम करता था। मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट मुख्य रूप से काम करता था और वो सबऑर्डिनेट के रूप में ही काम करता था। उसको जो है अपने पावर्स को जो है वो एक तरीके से प्ले करने के लिए, एंजॉय करने के लिए उसके पास जो है कोई अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके पावर क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था वो जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1990 के बाद जो है सेंट्रल में और स्टेट में धीरे धीरे क्या है अलग अलग पार्टियों का गवर्नमेंट बनने लगा। अलग अलग पार्टियों का गवर्नमेंट बनने लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो अपना एक अधिकार बना के रखा था, तो उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी शक्तियों पर काम करने लगा। तो कहीं ना कहीं जो है मतभेद होने लगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन उसके लिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पावर्स को डिवाइड करके, परिभाषित करके वो उनको भी जो है प्रदत्त करता है और उस पर वो कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है जब देखा जाता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टी के होते हैं तभी जा कर के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही मायने में काम कर पाता है। अदरवाइज अगर एक ही पार्टी का गवर्नमेंट है सेंट्रल में भी स्टेट में भी, तो कहीं न कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को एंजॉय सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स का एंजॉयमेंट नहीं कर पाता है। और इस तरह जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन डिसीजन लिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। और इस तरह इसके बाद क्या है कि 1990 के बाद देखें तो 1990 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट था या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी क्या है कि मेजॉरिटी पार्टी का जो है गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा था। मेजॉरिटी पार्टी का गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा था और तो इस तरह कोलिएशन गवर्नमेंट का जो है अभिव्यक्ति हुआ या प्रभाव में आया। तो पहले तो जान लें कि जो है कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है और मेजॉरिटी पार्टी। जब पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसमें जो भी इलेक्शन होता है उसमें जो 2/3 मेजॉरिटी 2/3 सीटें प्राप्त करता है वो मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है। जिस पार्टी का 2/3 सीट मिलता है उसे मेजॉरिटी पार्टी का कहा जाता है। जब कभी ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो पाता तो दूसरे और भी जो पार्टियां हैं उनको मिला करके 2/3 को या 2/3 कॉन्फिडेंस को क्लियर करने के लिए अदर पार्टी को भी मिला करके जो गवर्नमेंट बनाया जाता है उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट कोलिएशन गवर्नमेंट के लिए क्या है, अलायंस जरूरी होता है। अलायंस क्या होता है, अलायंस ये होता है कि जो कई पार्टियां हैं वो कभी कभी क्या है कई पार्टियां मिल करके इलेक्शन लड़ती हैं और एक समूह बनाती हैं और सीटों का अपनी अकॉर्डिंग बंटवारा करती हैं। और जब उनका जो है मिल करके कई पार्टियों का मिल करके जो गवर्नमेंट बनता है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल पाता है, तो ऐसे गवर्नमेंट को जो है कोलिएशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो 1990 के बाद भारत में जो है कोलिएशन गवर्नमेंट आने लगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी तरीके से पावर्स का मतभेद था, उसी तरह जो है
यहाँ कोलिएशन गवर्नमेंट को लेकर के भी कई समस्याएं आई, जो कि कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज जो है सलूशन दिया। इसके बाद है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 1500 भाषाएं पाई गई। इन 1500 भाषाओं को मिल करके, जैसे मैथिली हुआ और अवधी हुआ, भोजपुरी हुआ, ऐसे कई भाषाओं को मिलाकर के एक भाषा, उसकी मुख्य भाषा जो हिंदी थी। इस तरह से उसके सब डिवीज़न थे। जब उनको एक किया गया तो सब डिवीज़न को जब यूनिट किया गया तो यूनिट करने पर ये 15 भाषाओं को 114 भाषाओं में जो है वो एकत्र कर दिया गया। तो इस तरह हम देखें तो भारत में जो है डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भारत में देखने को मिलता है। तो इस तरह जो है 114 भाषाओं को जो है लिया गया। उस 114 भाषा में से 22 लैंग्वेज को जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया। उस 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया और 92 लैंग्वेज को जो है वो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज की तरह बनाया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो 8th शेड्यूल था, 8th शेड्यूल में इनको जो है जोड़ा गया। इस तरह कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण भारत में इतने भाषाओं को मान्यता दी गई शेड्यूल नॉन शेड्यूल लैंग्वेज के अनुसार, जिसमें देखा जाए तो लगभग 41% लोग जो है हिंदी भाषी हैं। और इसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के रूप में नियर अबाउट 50% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। इसके बाद देखें तो 0.02% लोग जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी इंग्लिश को बोलते हैं, 2/3 के लिए भी हैं। तो इस तरह जो है इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा गया है और इस तरह जो है ये शेड्यूल जो है लिंग्विस्टिक है। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो जैसा बता दें कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि एक फेडरल कंट्री जो होता है, फेडरल कंट्री को क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है केवल शासन की सुविधा के लिए। जैसा मैंने बताया था होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर होता है। तो होल्डिंग टुगेदर की मैं बात कर रहा हूँ। कमिंग टुगेदर में तो छोटे राज्य आकर के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा राज्य जो होता है, एक बड़ा देश जो होता है, उसे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया जाता है कि जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बना करके शासन में सुविधा हो, सही ढंग से शासन किया जा सके, इसलिए किया जाता है। लेकिन जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो भारत को देखते हैं तो भारत का जैसे एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन को अगर हम कंपैरिजन करते हैं विश्व के सबसे बड़े देश रसिया से, विश्व के सबसे बड़े देश रसिया से, तो रसिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा तो यूपी का पॉपुलेशन है। तो जो रसिया पर जो शासन व्यवस्था बनाया जाएगा शासन करने के लिए, वहीं अगर यूपी में भी बनाया जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ तो सब डिवीज़न किया गया रसिया में कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें शासन करने में जो है असुविधा होता। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है, और इसके बाद महाराष्ट्र को देखें तो वो जर्मनी से बहुत बड़ा है, जर्मनी से बड़ा है। तो इस तरह बड़े देश में बड़े राज्य हैं, तो उसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना दिया जाए तो लोकल लोगों के जो मुद्दे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुद्दे गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये 2 टायर सिस्टम जो था अलग अलग कंट्री में, इंडिया में इसको 3 टायर सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया। और ये इंडिया में जो 3 टायर सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया, उसमें 3 टायर सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट को भी लाया गया। फर्स्ट टायर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड को लोकल गवर्नमेंट में लाया गया। तो लोकल गवर्नमेंट में जो है अलग अलग प्रकार के जो है लोकल गवर्नमेंट में अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट बना गए। उसमें लोकल गवर्नमेंट इसलिए रखा गया कि जो लोकल के मुद्दे हैं, इंडिविजुअली व्यक्ति का जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है या जो उनके और भी इशू हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में किया जाता है तो लोकल पीपल के जो है मुद्दे नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को में जो है 2 पार्ट किया गया, विलेज और सिटी में अलग अलग किया गया। विलेज के लिए जो है पंचायत बनाया गया और जो है सिटी के लिए जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाया गया। इस तरह जो है जो लोकल लेवल पर लोग जो है इंडिविजुअल पर्सन के जो है मुद्दों को जो है देख सकते थे और उसका निवारण कर सकते थे। तो इस तरह है। इसमें भी क्या है देखा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट था उसमें पीरियड बाय पीरियड जो है इलेक्शन नहीं होता था
और वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में उसको काम करना पड़ता था, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग भी नहीं हो पाती थी कि फंड के कारण जो है वो डेवलपमेंट कर सके। बहुत सारी समस्याएं थी जो कि 1992 में उसको जो है सुधारा गया। तो ये जो 1992 में उसमें जो परिवर्तन किया गया उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।